हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 7 का सरल समीकरण। चर जो है इसका मान ना हमारे पास स्थिर होगा और ना ही ये निश्चित होता है। ठीक है, तो चर को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? एक्स वाई जेड या पी क्यू। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन में हमारे पास जो भी समीकरण होगा उसमें चर कैसे होगा? एक्स वाई जेड जो भी ऐसे होगा और जिसका मान स्थिर नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। वैसे ही व्यंजक, अब जो चर है एक्स वाई जेड, इससे हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशंस यानी व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल, व्यंजक का हमारे पास एग्जाम्पल है 4x + 3। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन बना और एक व्यंजक बना। यहाँ पे x क्या है? चर है, जिसकी हेल्प से हमने पूरा क्या बना दिया? व्यंजक बना दिया। वैसे ही समीकरण, समीकरण कैसे बनेगा? समीकरण तब बन जाएगा जब हमारे पास समीकरण मतलब इक्वल, यानी इक्वल का साइन आ जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4x + 3 = 4x + 2। ये क्या है? एक समीकरण है जब किन्हीं दो व्यंजक के बीच में क्या लग गया? बराबर लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने देखा 4x + 3 = 65, ये भी क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण कैसे? इसके बीच में क्या लग गया? इक्वल लग गया, बराबर लग गया। यहाँ पर 4x + 3 की जगह ऐसे होता 4x + 3 बड़ा है। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। ठीक है, बड़ा है 65 से, तो क्या ये समीकरण है? नहीं। समीकरण हमारे पास तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा? इक्वल का साइन होगा। इक्वल का साइन है मतलब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। जब दोनों क्या होगी? बराबर होगी, इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो वो क्या हो गया? हमारे पास समीकरण हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली 4.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ समीकरण दिए गए हैं और हमारे पास चर यानी वेरिएबल का मान दिया गया है। हमने देखना है कि वो समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। जैसे फर्स्ट है x + 3 = 4। यहाँ पे हमारे पास चर का मान दिया गया है x = 3। हमने बताना है कि ये संतुष्ट करता है या नहीं। x हमारे पास कितना दिया गया है? 3, यानी हम x की जगह क्या भरेंगे? 3 भरेंगे, तो x आ गया 3। x की जगह हमने क्या भर दिया? 3 पुट कर दिया, आगे है प्लस, आगे ये 3 है। ठीक है, 3 = 0। अब 3 + 3 कितना हो गया? 6 = इधर क्या था? 0। 3 + 3 = 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 6 और राइट हैंड साइड है 0। क्या 6 बराबर है क्या 0 के? नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ये क्या है? एक समीकरण नहीं है। समीकरण की कंडीशन क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो ये नहीं है, संतुष्ट नहीं करता, या इस पर नहीं लिख दो। वैसे ही x + 3 हमारे पास अगला, लेकिन इस बार हमारे पास जो चर है उसका मान दिया गया है 0। 0 दिया गया है, तो x की जगह क्या भरेंगे हम? 0 + 3 = 0। ये क्या है? 3 + 0 3 बन गया, = 0। इस बार भी हमारे पास क्या है? 3 बराबर नहीं है 0 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है? समीकरण नहीं है। समीकरण इस जो ये चर का मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास x + 3 है, लेकिन इस बार हमारे पास मान है -3। जो चर है उसका मान क्या दिया गया है? -3। तो x की जगह हम क्या बनेंगे? -3, बीच में आ गया प्लस और ये हो गया 3 = 0, यानी -3 + 3 = 0। यहाँ पे 0 है। अब -3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी 3 में से 3 क्या कर देंगे? घटा देंगे, 0 आ गया। ठीक है, एक रकम माइनस की, एक रकम प्लस की, और दोनों सेम ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या आ जाएगा? 0। 0 क्या है? 0 के बराबर है। इस बार हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी ये क्या है? जो x = -3 है, x जो बराबर है -3 के, वो इस समीकरण यानी x + 3 = 0 को क्या करता है? संतुष्ट करता है, यानी ये संतुष्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण दिया गया है x - 7 x - 7 बराबर है 1 के। तो x आ गया, x की वैल्यू 7 दी गई है, x की जगह क्या बनेंगे? 7, आगे है -7 = 1। 7 में से 7 दिया 0 = 1, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये समीकरण
को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 इस समीकरण को, जो ये चर का मान है वो संतुष्ट नहीं करता है। x इज इक्वल टू 8 आ गया, x की जगह हम क्या भरेंगे 8 भरेंगे, -7 इज इक्वल टू 1। 8 में से 7 गया 1, यानी इस बार हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गई है राइट हैंड साइड की। इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करता है, x इज इक्वल टू 8 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, बाकी की जो पार्ट है वो आपके लिए एक्सरसाइज होंगे। मैं लास्ट वाला पार्ट करा देती हूँ। इसमें एक पार्ट है, इसमें m/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, m हमारे पास यहाँ दिया गया है 6, तो हमने देखना है कि संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। m इज इक्वल टू 6 है, m की जगह क्या बनेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। इसको काटो, इसको 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर होगी राइट हैंड साइड के, ये भी संतुष्ट करता है। ठीक है, अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे। हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें भी हमें क्या करना है, देखना है कि संतुष्ट करता है या नहीं, मतलब समीकरण के हल है या नहीं। जो n का हमारे पास मान दिया गया है n इज इक्वल टू 1, क्या ये समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं। n इज इक्वल टू 1 दिया गया हमारे पास, n की जगह 1 पुट करा, प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 5 और 1 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 19। क्या 6 बराबर है 19 के, नहीं, यानी हमारे पास जो ये n है n इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। एंड समीकरण कब होता है, एक समीकरण तब होता है जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड के। इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, वैसे इसके बी पार्ट में 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n का मान दिया गया है -2। अब 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 का मतलब क्या हुआ 7n। ठीक है, 7n का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7 इंटू n। ठीक है, बीच में कुछ नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7n। तो 7 इंटू n की जगह लिख दिया -2, ब्रैकेट में लिख लो, प्लस आगे क्या है 5 इज इक्वल टू 19। ये करो, 7 दूनी 14 हो गए। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 14 में से हम कितना घटा देंगे 5, कितना आ गया 9, और साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, बड़ी रकम का साइन आता है हमेशा -14, तो ये बराबर नहीं है, यानी ये जो ये है n इज इक्वल टू -2 भी समीकरण का हल नहीं है। अब नेक्स्ट है n7n, यही हमारे पास दिया हुआ 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, लेकिन इस बार हमारे पास n का मान कितना दिया गया है, n का मान दिया गया है 2। अब चेक करते हैं, 7 इंटू n की जगह आ गया 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 7 दूनी होगी 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 14 प्लस 5 होगी 19। अब हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, यानी कि जो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है वो इस समीकरण का क्या है, एक हल है। ठीक है, चलिए, वैसे इसमें अगला डी ई और एफ पार्ट है, आपके लिए क्या होने वाला है, एक्सरसाइज होने वाला है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया प्रयत्न और भूल विधि से हमें निम्न जो समीकरण है उनको क्या करना है, हल करना है। पहला है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5p प्लस 2 बराबर है 17 के। प्रयत्न और भूल विधि मतलब हमने, प्रयत्न मतलब ट्राई, हमने ट्राई करना है p का मान। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, समीकरण को हल करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो सपोज हम क्या कर लेते हैं, p की वैल्यू ले लो 1 से स्टार्ट करते हैं। p हमने 1 लिया, तो क्या है हमारे पास 5p, 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5 एकम 5 प्लस 2 7 हो गए 17, ये तो बराबर नहीं है। अब ले लो p इज इक्वल टू 2, p हमने कितना 2 ले लिया, तो 5 गुना p की जगह आ गया 2 प्लस आगे क्या है 2 बराबर है 17।
5 दूनी हो गया 10 प्लस 2 बराबर है 17 के। 10 और 2 हो गया 12 बराबर है 17 के, जो बराबर नहीं है। यानी कि p हमारे पास इज इक्वल टू 2 भी इसका हल नहीं है। अब p इज इक्वल टू 3 करो, p इज इक्वल टू 3 करा तो p की जगह क्या आ गया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 15, 5 से 15 हो गए प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 15 प्लस 2 17 आ गया, यानी बराबर है 17 के। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर होगी राइट हैंड साइड के। आए समझ? तो इसका जो हल है समीकरण का वो क्या है, p इज इक्वल टू 3 इसका क्या है हल है। ठीक है, वैसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट करते हैं। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं, इस बार 3 से चलते हैं। m इज इक्वल टू 3 करो तो 3 इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 3 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1 से तो बहुत छोटा हो जाना था। ठीक है, 3 माइनस 14 फिर 2 और ये 9 माइनस 14 भी छोटा हो गया। ठीक है, ये आ गया माइनस 6 इज इक्वल टू 4, जो कि बराबर नहीं है। अब ले लो m इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 12 माइनस 14 यानी आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 4, जो कि बराबर नहीं है। अब ले लो m इज इक्वल टू 5। 5 में क्या आ जाएगा 3 गुना 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 5 से 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 15 में से 14 गया 1 इज इक्वल टू 4, जो कि 1 बराबर है 4 के नहीं है। अब हमने ले लिया m इज इक्वल टू 6। ठीक है, m इज इक्वल टू 6 लिया, यानी 3 गुना m की जगह क्या गया 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 6 थी कितना होता है 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 18 में से 14 गया 4, 4 हो गया बराबर हमारे पास 4 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो m इज इक्वल टू 6 है, यही समीकरण क्या क्या हो गया हल हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते फोर्थ क्वेश्चन पे। इस बार हमें फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने जो हमें ये कथन दिए गए हैं इनको क्या करना है समीकरण में बदलना है। अब इसमें कहा गया संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो संख्याओं x और 4, x और 4 का योग, योग का मतलब क्या होता है जमा, जोड़ना। कितना बोल रहे हैं 9 बराबर है 9। संख्याओं x और 4 का योग जो है वो है 9 के बराबर। वैसे ही y में से 2 घटाने पर हमें 8 प्राप्त होते हैं। y में से कितना घटा दिया 2 घटा दिया, हमें कितना प्राप्त हुआ 8। ठीक है, अगला है a का 10 गुना 70 है। 10 गुना यानी a गुना 10 इज इक्वल टू 70। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10a बराबर है 70 के। वैसे संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। जब संख्या b को हमने 5 से क्या दिया भाग दिया तो हमें क्या हुआ 6 प्राप्त हुआ। वैसे t का 3/4 15 है। 3/4 मतलब 3/4 किसका t का कितना हो गया 15। ये क्या बन गए समीकरण बन गए। ठीक है, अगला हमारे पास, मैं इसे बुक में से पढ़ रही हूँ। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना कितना हो गया 7 गुणा m यानी 7m। इसमें बोला है और 7 का योगफल, योगफल कितने का 7 का, कितना देता है 77। ठीक है, अगला है एक संख्या x की चौथाई, x की चौथाई क्या हो गया 1/4 यानी 1 लिखो चाहे ना लिखो, x/4 हो गया का ऋण, और ऋण 4, ऋण मतलब माइनस 4 कितना हमें क्या देता है 4 देता है। -4 इज इक्वल टू हमें 4 देता है। यदि आप y के 6 गुने में, y के 6 गुने में यानी 6y 6 गुना कर दिया y का, में से 6 घटा दें। अगर इसमें से हमने 6 घटा दिया तो हमें कितना प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। वैसे यदि आप z के 1/3 में, 1/3 यानी 1/3 z, इसको हम क्या कर सकते हैं z/3 लिख सकते हैं। 3 जोड़ दें प्लस 3 जोड़ दें तो हमें 30 प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है। इस बार हमें क्या दिए गए हैं समीकरण दिए गए हैं, इनको हमने कथन के रूप में व्यक्त करना है। एक मैं आपको करा देती हूँ, जैसे p+4 दिया है 15, तो हम क्या लिखेंगे संख्याओं p और 4, p और अगली कौन सी 4 का जोड़ या फिर योग, योग कितना है 15 है।
ठीक है, इस बार समीकरण दिए गए, हमें इन्हें ऐसे कथन के रूप में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमित के कंचों की संख्या को m लीजिए। ठीक है, क्या बोला है, परमित की कंचों की संख्या कितनी लेनी है, m। कितनी ले ली, m, जो हमें प्रश्न में ऑलरेडी बोला है। अब ये कह रहे हैं इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के कंचों की संख्या m है, और इरफान के पास कितने हैं, इरफान के कंचों की संख्या होगी 37। अब हमें इसका क्या बनाना है, समीकरण बनाना है कि इरफान जो कहता है उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से, परमित के पास कितने कंचे हैं, m, उनके 5 गुने से। इरफान बोल रहा है कि मेरे पास जितने परमित के पास कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, प्लस और 7 जोड़ दो, अधिक मतलब ज़्यादा, यानी 7 और ज़्यादा कंचे हैं, बराबर क्या था, 37। यानी एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, 5m को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, और समीकरण बन गया। चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। लक्ष्मी की आयु कितनी बोला है इन्होंने, y वर्ष। ले ली, और ये बोले लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ये भी लिख लो। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 आए समझ। उसके बाद बोलते हैं उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से, उनकी लड़की की आयु कितनी थी, y, इसके 3 गुने से मतलब 3 इंटू y से 4 वर्ष अधिक है, प्लस अधिक मतलब ज़्यादा, कितनी है, 49। ये बोला था लक्ष्मी के पिता की आयु इतनी है, और कितनी थी, दी हमारे पास 49 दी गई थी, तो 3 इंटू y, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। समीकरण क्या बन गया, 3y प्लस 4 बराबर है 49 के। अब चलते थर्ड पे। थर्ड में बोला गया है अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना धन है, और धन 7 है, और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम अंक को हमने l मानना है, तो मान लो न्यूनतम अंक इन्होंने कहा है कि l ले लो, l माना, तो अधिकतम अंक कितने दिए गए हैं, 87। अधिकतम अंक हमारे पास 87 दिए हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना और धन 7 है। न्यूनतम अंक l, इसका दुगना कितना हो गया, 2 गुना l, प्लस धन, धन मतलब प्लस 7 है, इज इक्वल टू 87। अधिकतम अंक कितने थे, 87, तो 2 इंटू l प्लस 7 इज इक्वल टू 87 क्या हो गया हमारे पास, समीकरण बन गया। ये तो हमें बनाना था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोण हैं, 1 2 3, मान लो A B और C, कितना होता है, A प्लस कोण A कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री होता है। तो इन्होंने माना है कि जो आधार कोण है वो 20 डिग्री ले लो, उसको आधार कोण को हमने ले लिया 20 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिनकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आधार कोण क्या है, बी, शीर्ष कोण ये है ए, तो ये कह रहे हैं जो शीर्ष कोण है वो प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। आधार कोण ये है, तो शीर्ष कोण कितना हो गया, पहले तो ये लिखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 डिग्री। अब कोण ए और सी को मैं बराबर लिख सकती हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, ए और सी को बराबर लिख सकती हूँ, या ए को बी लिख सकते हो, क्योंकि दो समद्विबाहु त्रिभुज का, या सी को भी लिख सकते हो, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण भी बराबर होंगे जब दो भुजा बराबर है। तो ए को ऐसे रहने दो प्लस बी प्लस सी, यानी ये कोण हटा दो ऐसे एक्सप्रेशन आने के लिए, इन दोनों को बी प्लस बी लिख दो, ठीक है। सी भी क्या है, बी के बराबर क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। शीर्ष कोण क्या है हमारे पास, ए, ये हमने याद करना है शीर्ष कोण क्या है, तो ए इज इक्वल टू
टू बी कितना हो गया 180 डिग्री। अब टू बी ये बोल रहे हैं कि जो शीर्ष कोण है वो आधार कोण का 2 गुना है, यानी आधार कोण का 2 गुना। आधार कोण कितना है हमारे पास बी, इसका 2 गुना। शीर्ष कोण ये था हमारे पास ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 180। तो ये क्या टू बी प्लस टू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू बी कितना हो गया 4b 2 तो 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री जो हो गया वो समीकरण बन गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास प्रश्न वाली 4 पॉइंट खत्म हो जाती है।